Hello, welcome to in my channel Mechanical Engineering Concept। इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 5 में मैं डिस्कस करूंगा एपरेंट विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डायनामिक विस्कोसिटी को ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। और उनसे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज कुछ डिफरेंट बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उसको डिस्कस करूंगा। माय नेम इज कुणाल देवांगन। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि एपरेंट विस्कोसिटी होती क्या है। द स्लोप ऑफ कर्व ऑन टाउ, जिसको बोलते हैं हम क्या, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस वर्सेस du by dy, वेलोसिटी ग्रेडियंट। by velocity gradient chart is referred to as a apparent viscosity of fluid। जो स्लोप होता है टाउ और du by dy के रेस्पेक्ट में जो बनता है स्लोप, उसे हम apparent viscosity कहते हैं। कैसे बता सकते हैं इसको? सिंपली जो इक्वेशन आपका बना था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का प्रीवियस लेक्चर में, जिसको मैंने डिराइव किया था, टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy, जहां पर टाउ डायनामिक विस्कोसिटी थी या विस्कोसिटी, टाउ जो है शेयर स्ट्रेस, du by dy वेलोसिटी ग्रेडियंट या शेयर डिफॉर्मेशन का रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ओके, तो अगर मैं यहां पर म्यू बताना चाहता हूं, म्यू को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो टाउ अपॉन du by dy लिख देता हूं अगर, तो दोनों का रेशियो जो है वो एपरेंट विस्कोसिटी कहलाता है। ओके, अब इसको आगे समझते हैं कि ये तो डायनामिक विस्कोसिटी भी क्यों नहीं बोल सकते ऐसे। तो आगे देखते हैं इसे। फ्लूइड फॉर विच एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन सच एज आर रिफर्ड एज डायलेटेंट और शेयर थिकनिंग फ्लूइड। बेसिकली ये है कि अगर मैं न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए बात करूं, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलने का मतलब है कि जैसे वाटर, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, तो उस कंडीशन पे वो जो विस्कोसिटी है डायनामिक विस्कोसिटी है। बट अगर मान लीजिए वो लाइन लीनियर ना होके थोड़ी कुछ चेंज होते हुए रहे, मतलब जैसे ये मैंने बताया प्लॉट टाउ और du by dy के बीच का प्लॉट का जो स्लोप है वो एपरेंट विस्कोसिटी। तो मान लीजिए अगर प्लॉट में लाइन अगर आप स्ट्रेट कंसिडर कर लेते हैं इस तरह से, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, बट अगर लाइन स्ट्रेट ना होके इस तरह से पैराबोलिक हो जाए, तो ये दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म करते हैं टाउ और du by dy के रेस्पेक्ट में। यहां पर जो स्लोप बनेगा, यहां पर ये दोनों कंडीशन पे स्लोप अलग अलग होगा। तो इस कंडीशन के लिए हम एपरेंट विस्कोसिटी को कंसिडर करते हैं कि भाई वो विस्कोसिटी कौन सी है जो इस डिफरेंट दो स्लोप के लिए एक्सप्लेन की जा सकती है या समझी जा सकती है, कौन से टाइप की विस्कोसिटी। ठीक है, तो दो टाइप की विस्कोसिटी कंसिडर कर सकते हैं दो अलग अलग कंडीशन पे, कि अगर मान लीजिए स्लोप, इसके बारे में आगे जब मैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस करूंगा तो और बताऊंगा न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन के अंडर। अगर आपका स्लोप पैराबोलिक इस तरह से हो जाता है और एक बार दूसरी तरह से इस तरह से जाता है, थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा ये प्लॉट इधर होगा, तो जब इस तरह मैं कंसिडर करता हूं तो ये जो पहला प्लॉट है ये कहलाता है डायलेटेंट और या शेयर थिकनिंग फ्लूइड, और ये कहलाता है सूडोप्लास्टिक या शेयर थिनिंग फ्लूइड। ठीक है, दोनों में अलग अलग तरीके कैरेक्टरिस्टिक है। आप ध्यान देंगे तो एक जो पैराबोला बन रहा है, थोड़ा स्लोप उसका नीचे की तरफ है, जिसमें n की पावर जो है ग्रेटर देन 1 होगी। टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy, जो है du by dy, ये जो है लाइन है du by dy की है, तो du by dy का जो पावर होगा वो n होगा और वो n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अगर स्लोप कुछ इस तरह जाता है तो यहां पर n की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, मतलब du by dy का जो पावर है वो 1 से कम हो जाएगा, तो जिसके कारण स्लोप चेंज हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का जब आप पैराबोला बनाते हैं तो कैसा बनता है। एक बार पैराबोला बनता है कुछ इस तरह से, देखिए इसको मैं समझा देता हूं, सिंपल मैथमेटिक्स है। एक पैराबोला बनता है कुछ इस तरह से और एक पैराबोला बनता है कुछ इस तरह से। तो ये जो स्लोप है ये जो होगा ये एक्स वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। दोनों के कंडीशन पे देखा जाए तो अगर मैं दोनों को एक ही इक्वेशन बनाऊं, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इक्वेशन है और एक x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, अगर मैं इसको भी y के रेस्पेक्ट में लिखूं तो y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 1/2 हो जाएगा।
तो दोनों की कंडीशन पे क्या है, यहां पर n से n की पावर मोर देन 1 है और यहां पर n की पावर लेस देन 1 है, तो ये उस तरह की कंडीशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसके कारण एपरेंट विस्कोसिटी को आपको समझना जरूरी है। एपरेंट विस्कोसिटी जैसे मैंने बताया प्लॉट, ये देखिए अगर मैं यहां पर टाउ की जगह म्यू और ड्यू बाई डी वाई के रेस्पेक्ट में देखूं, तो अगर स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा ऐसा तो डायलेटेंट फ्लूइड, अगर लाइन स्ट्रेट बन रही है तो न्यूटोनियन फ्लूइड जैसे मैंने बताया, और अगर स्लोप नीचे की तरफ झुक रहा है, मतलब अगर यहां पर टाउ लग देता तो टाउ की कंडीशन पे ऐसा हो जाता प्लॉट, डायलेटेंट का ऐसा हो जाता और न्यूटोनियन का ऐसा हो जाता। अगर यहां पर इस तरह का प्लॉट बनाता मैं टाउ वर्सेस ड्यू बाई डी वाई का, स्ट्रेट लाइन न्यूटोनियन, सूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट, ये उस तरह की कंडीशन परफॉर्म करता है। ये डिफरेंट एग्जांपल मैंने यहां पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। मोल्टन प्लास्टिक और पॉलीमर सॉल्यूशन जो एग्जिबिट करते हैं वो सूडोप्लास्टिक बिहेवियर है। एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज करता है जैसे जैसे आपका शेयर रेट इंक्रीज करता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि भाई जो ड्यू बाई डी वाई है वो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे आपका ये एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज करता है जैसे जैसे ड्यू बाई डी वाई बढ़ता है सूडोप्लास्टिक के लिए। ड्यू बाई डी वाई इंक्रीज करता है जैसे जैसे आपका ड्यू बाई डी वाई बढ़ता है तो आपका म्यू ए, या जिसको एपरेंट विस्कोसिटी उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है डायलेटेंट के लिए। बट न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए आपका कोई चेंज नहीं होता। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए से वाटर के लिए विस्कोसिटी जो है चेंज नहीं करती, चाहे वेलोसिटी ग्रेडियंट जो भी हो। ठीक है, ये वो चीज को बता रहा है। तो इसलिए हमको विस्कोसिटी की एपरेंट विस्कोसिटी प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज अ रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी हमको पता है म्यू होता है, टू डेंसिटी का रेशियो जो है वो कहलाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब बात आती है डायनेमिक विस्कोसिटी का, तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो शेयर फोर्स के रेस्पेक्ट में प्रोवाइड करता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका विस्कोसिटी। कौन सी? डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब डायनेमिक विस्कोसिटी यहाँ पर म्यू जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी में यहाँ म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी है, रो जो है डेंसिटी है। दोनों की यूनिट हमको पता है क्या होती है म्यू की यूनिट। म्यू की यूनिट होती है पास्कल सेकेंड, और क्या लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को कंपेयर करके नई यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर को इसका पावर 3 से पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका पावर 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। न्यूटन को थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं कर लूं तो न्यूटन क्या लिख सकता हूं? केजी। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड डिवाइड बाई केजी पर मीटर। लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, इसका केजी और ये केजी कैंसिल हो जाएगा, इसका एक पावर कैंसिल होगा, ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो बचेगा क्या? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही इसकी यूनिट होगी, और इसे या तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या स्ट्रोक, इस तरह से यूनिट लिखी जाती है। कैसे लिख सकते हैं? तो एक अगर सीजीएस में देखूं, सीजीएस यूनिट में देखूं तो 1 स्ट्रोक या इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और अगर मैं बात करूं उसको एसआई में कन्वर्ट करने के लिए तो उसे लिख सकता हूं 0.0001 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 1 सेंटी स्ट्रोक क्या होता है? अगर आपको 1 सेंटी स्ट्रोक न्यूमेरिकल में दे तो 1 सेंटी स्ट्रोक होता है 1/100 स्ट्रोक, क्योंकि सेंटी मतलब 10 टू द पावर ऑफ -2, तो आप इस और क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ -2 स्ट्रोक भी लिख सकते हैं इसे। तो ये सीजीएस एसआई यूनिट होगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिलेटेड है, जैसे कि आपको पता है डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, क्योंकि यहां पर देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या, म्यू अपॉन रो, मतलब जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। मतलब सिमिलरली एक तरह से देखा जाए तो कुछ रिलेटिव प्रॉपर्टीज इसकी एक दूसरे से गेन कर लेते हैं। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज करता है, जो कि डायनेमिक विस्कोसिटी से कंसिडरेशन में आप ले सकते हैं कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपकी घटते जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो V जो है घटता जाएगा। इन द केस ऑफ लिक्विड, सिर्फ और सिर्फ ये अभी लिक्विड के लिए बता रहा हूं, है ना, ये लिक्विड के लिए बताया मैंने। और इंक्रीज इन द गैस, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा
काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी फॉर गैस। ये दो कंडीशन है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, लिक्विड और गैस के लिए, दोनों फ्लूइड के लिए अलग अलग है। फॉर लिक्विड एंड गैस एब्सोल्यूट या फिर बोल सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड सिग्निफिकेंटली बाय प्रेशर। लिक्विड और गैस के लिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता डायनेमिक विस्कोसिटी पे, ठीक है, बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे इसका फर्क आता है। ये थोड़ा सा फर्क है। हमने जब डायनेमिक विस्कोसिटी पढ़ी थी तो डायनेमिक विस्कोसिटी में ये आपको पता होना चाहिए म्यू का प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है, बट वी का प्रेशर चेंज से रिलेशन है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है। इन गैस फ्लो बेटर टू यूज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। गैस के लिए जो है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी यूज करना चाहिए, मतलब म्यू जो है गैस के लिए यूज करना प्रिफर्ड है, ओके, क्योंकि वो डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं वहां पर, ठीक है। और आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिक्विड के लिए, और लिक्विड के लिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये कुछ डिफरेंट बेसिक वैल्यूज हैं। एयर की वैल्यू, ये जो प्लॉट को मैंने बताया यहाँ पर थ्योरेटिकली जो बताया था उसी को मैं बता दूंगा आगे। एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू 1.83 इंटू 10⁻⁻5 kg पर मीटर सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हैं पास्कल सेकेंड भी इसको लिख सकते हैं। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है 1.52 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लगभग सिमिलर आसपास वैल्यू होती है एयर की 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कंडीशन पे। जब प्रेशर बढ़ता है, मान लीजिए एयर का, मैं टेम्परेचर सेम रखता हूं क्योंकि टेम्परेचर से ज्यादा फर्क पड़ेगा जरूर, बट टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर मैं प्रेशर चेंज बस कर देता हूं तो क्या होता है, तो प्रेशर चेंज करने से क्या होती है, वैल्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी की कम हो जाती है, बट डायनेमिक विस्कोसिटी पे कोई चेंज नहीं आता। ये एक जो चीज मैं थ्योरेटिकली वहां पर बता रहा था, यही चीज है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्रेशर का डायनेमिक विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे आता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर डेंसिटी भी है, और डेंसिटी प्रेशर से डायरेक्ट रिलेट करती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना भाई, लिक्विड अगर देखा जाए डेंसिटी लिक्विड की कंडीशन पे प्रेशर के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करती, बट गैस के रेस्पेक्ट में प्रेशर अगर मैं चेंज करूं तो डेंसिटी चेंज होगी, या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी। जैसे जैसे प्रेशर आप कम ज्यादा करते जाएंगे, डेंसिटी की वैल्यू उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। बट अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो प्रेशर अगर मैं दबाता हूं, पानी को दबाता हूं तो दबती नहीं ना, कंप्रेसिबल नहीं है, इनकंप्रेसिबल लिक्विड, पर गैस कंप्रेसिबल है, इसलिए प्रेशर का फर्क आ रहा है यहां पर, ठीक है। अगर आप प्लॉट के रेस्पेक्ट में बात करें तो विस्कोसिटी, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड की विस्कोसिटी घटते जाती है, लिक्विड की विस्कोसिटी घटते जाती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है आपका वेपर या स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, जैसे अगर पानी की बात करता हूं, और जब गैस का टेम्परेचर में बढ़ाता हूं तो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी उसकी बढ़ते चले जाती है, ठीक है। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज एंड द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद टेम्परेचर। ये प्लॉट के रेस्पेक्ट में मैंने बताया है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स हैं। तो आई होप आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी और एपरेंट विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहें। अच्छे से मेहनत कीजिए, फोकस रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।